नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय शिक्षा नीति की और भारतीय शिक्षा पद्धति की। कब से भारत देश के अंदर ये शिक्षा नीति चल रही है, भारत देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद कितनी बार शिक्षा नीतियों में बदलाव किया गया, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और ये जो लोग शिक्षा नीति के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों की बात कितनी कहाँ तक सही है और क्या जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या अच्छे कार्य किए गए हैं, उन सभी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1968 में प्रथम बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जो एजुकेशन मिनिस्टर त्रिगुणा सेन थे, उस समय 1968 में पहली शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था। उसके बाद दूसरा संशोधन जो 1986 में किया गया, जिसके टाइम राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और शिक्षा मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और उसी शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति के अंदर कुछ बदलाव 92 के अंदर भी किए गए, जो इतने ज़्यादा बदलाव नहीं थे, इसलिए इस दूसरी शिक्षा नीति को 1986-92 ही बोला जाता है। इस वीडियो में हम तीसरी शिक्षा नीति जो 2019 में ड्राफ्ट की गई, 2020 में लॉन्च की गई और 2022 में लागू की जा रही है, इस नीति पर बात करेंगे। और जो इससे पहले की जो शिक्षा नीतियां हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तीसरी शिक्षा नीति के अंदर जो बदलाव किया गया है, पहले जो शिक्षा नीति थी वो 10+2 की थी, अभी इसको 5+3+3+4 कर दिया गया, जिसमें 4 स्टेज बनाई गई। चारों स्टेज के अलग अलग नाम दिए गए। पहली है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा है प्रीपरेटरी स्टेज और तीसरी है मिडिल स्टेज और चौथी है सेकेंडरी स्टेज। इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज के वीडियो में इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज। इसके अंदर जो बच्चे की स्टार्टिंग एज है या किस उम्र में बच्चे को स्कूल में लगाया जाएगा, तो वो 3 साल की एज में बच्चे को लगाया जाएगा फाउंडेशन स्टेज के अंदर, जिसमें 3 साल तक बच्चा प्ले स्कूल में रहेगा, यानी उसको जो घर पे जो काम कर रहा है या खेल रहा है वो चीज़ें वहाँ स्कूल में करने को मिलेगी। और इसके अंदर जो लैंग्वेज का रहेगा वो मदर टंग रहेगी, रीजनल लैंग्वेज रहेगी, जो वहाँ की लोकल भाषा है उसी में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। 3 साल बच्चे को प्ले स्कूल में रखा जाएगा और 2 साल तक पहली और दूसरी कक्षा करवाई जाएगी फाउंडेशन स्टेज के इस 5 साल के दौरान। और इसमें एग्ज़ाम भी नहीं होंगे, सीधा अगर बच्चे ने 5 साल लगा दिया तो उसको पास आउट कर दिया जाएगा। इसमें बच्चा एक तो स्कूल से एंगेज कर जाएगा, बच्चे की स्कूल में आने की लगन बन जाएगी। पहले की शिक्षा नीति में सीधा बच्चे को फर्स्ट क्लास में लिया जाता था तो बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता था। माशाल्लाह, इससे ज़्यादा और टीचर क्या कर सकते हैं, ये देखें बच्चे को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते थे और उसको ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता था। अभी वो जो घर पे काम कर रहा है वो वहाँ पे खेलेगा, उसको 3 साल तो प्ले स्कूल में रखा जाएगा। इससे बच्चे की स्कूल में लगन बढ़ जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में पढ़ाई स्टार्ट ज़्यादा की जाएगी। इसमें ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा कदम है। अब बात करेंगे प्रीपरेटरी स्टेज जो 3 साल की है। इसके अंदर जो क्लास कवर की गई है वो है 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। इन तीनों क्लासों को इसमें किया गया और इसमें एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें ज़्यादा स्टडी पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, इस पे एक्टिविटी प्लस स्टडी पे ध्यान दिया जाएगा। मतलब एक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा करवाई जाएगी और कुछ स्टडी पे भी ध्यान दिया जाएगा। और इस स्टेज के अंदर भी जो मदर टंग है या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसी के अंदर बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा अच्छे से जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको अच्छे से समझ सके। और 3rd स्टेज की अगर बात करें, जिसका मिडिल स्टेज नाम दिया गया, इसके अंदर ये 3 साल की है और इसके अंदर जो क्लासें कवर की गई है 6th, 7th, 8th, इसके अंदर इंडियन लैंग्वेज में बच्चा पढ़ाई कर सकता है। कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो है या हिंदी या अदर इंडियन लैंग्वेज जो भी इंडिया के अंदर है चल रही है उनमें बच्चा पढ़ाई कर सकता है। और दूसरा, इसके अंदर जो कंप्यूटर कोडिंग को साथ में लाया गया है, जो 6th क्लास का बच्चा, ऐसा तो नहीं है कि 6th क्लास में सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएगा, परंतु उसकी बेसिक 6th क्लास से स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर बात करें वोकेशनल टेक की, वोकेशनल टेक के अंदर क्या है, जो बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है उन चीज़ों को भी साथ में सीख सकता है। जो स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जैसे सिलाई का काम हो गया, बढ़ई का काम हो गया, या जो जिस क्षेत्र में भी बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो पढ़ाई साथ में कर सकेगा। इसके अंदर बच्चा टेक्निकल स्टडी जो पहले सरकार ने प्रयास किए थे काफ़ी, PMKY के द्वारा या ऐसी काफ़ी संस्थाएं चलाई थी जो बच्चों के
स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती थी, वो चीज़ें अब स्कूली शिक्षा के अंदर कर दी गई। हालांकि वो पहले कोई भी कर सकता था या बाहर के लिए थी, परंतु अब वो स्कूल में अनिवार्य कर दी गई, तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चा उस स्किल को स्टार्टिंग से ही पकड़ जाएगा तो अपना अच्छा करियर उसके अंदर बना सकता है। और उसके अलावा उसमें मैथ, साइंस, आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट है वो भी उसमें साथ में उनकी स्टडी है वो स्टार्ट करवा दी जाएगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो है सेकेंडरी स्टेज, जो 4 साल की रहेगी। इसके अंदर क्लासें कवर की गई है 9th, 10th, 11th और 12th। इस स्टेज के अंदर इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ स्टूडेंट है वो फॉरेन लैंग्वेज भी, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज ले सकता है, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, कोई भी कंट्री है उसकी लैंग्वेज को सीख सकता है। अभी जो शिक्षा नीति लागू की गई उसमें चीन की जो भाषा है उसको अलाउ नहीं किया गया। वैसे देखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी भाषा हम जानते हैं तो उस देश के साथ अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं और उस देश के साथ बिजनेस भी कर सकता है, अगर उस देश की अच्छे से हमें भाषा समझ में आती है तो उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में अगर चीन के साथ अच्छा समझौता होता है तो शायद भारत सरकार तो इस चीनी भाषा को भी लागू कर सकती है। और उसके बाद अगर बात करें जो 9th और 10th तक तो नहीं होता था, उसके बाद 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर बच्चे को एक स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था कि आप आर्ट्स लेंगे या मैथ्स लेंगे या साइंस लेंगे, किस स्ट्रीम में आपको जाना है, कॉमर्स लेंगे। तो अब वो स्ट्रीम वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। उसके अंदर बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे मैथ के साथ साथ आर्ट का कोई सब्जेक्ट, जो जैसे कोई बच्चा भूगोल पढ़ना चाहता है तो भूगोल ले सकता है, उसके साथ में बायो भी ले सकता है, उसके साथ में एक कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, उसके साथ इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट भी ले सकता है। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट अपनी मल्टीपल सब्जेक्ट जो है वो ले सकता है बच्चा। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग पे भी ध्यान दिया गया, बच्चा अच्छे से सीख पाए उसके लिए सेल्फ असेसमेंट पे ध्यान दिया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग में ये लिया गया है कि जो बच्चे का रिजल्ट आता था पहले वो सारा का सारा एग्जाम पे डिपेंड करता था, बच्चे ने कितने एग्जाम के अंदर स्कोर किया उसको देख के और जो उसका रिजल्ट तैयार किया जाता था। अब उसका रिजल्ट है, उसकी स्कोरिंग है एग्जाम पर भी डिपेंड रहेगी, उसके मार्क्स कितने हैं उसका ये मान सकते हैं आप, ये 25% रहेगा कि मार्क्स कितने हैं। 25% की जो असेसमेंट है, 25% का जो मूल्यांकन करेगा वो बच्चा सेल्फ करेगा, बच्चा खुद का भी सेल्फ असेसमेंट करेगा, उससे बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। और टीचर्स का भी रहेगा, टीचर्स ये देखेगा कि बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में, इसका जो व्यवहार है वो कैसा रहा है, और जो बच्चे की पढ़ाई में लगन है, उन सब चीज़ों को देखकर टीचर है वो भी उसका स्कोर करेगा। और उसके अलावा उसके जो क्लास के जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसको मार्क्स देंगे या स्कोर करेंगे। इससे क्या है, और इससे जो आपसी सामंजस्य है वो बना रहेगा, अच्छा मेल मिलाप रहेगा दोस्तों के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन जो पहले BA, MA, BSc ये होती थी उसको हटाकर, और 3 साल की होती थी उसको हटाकर अब 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी है, जिसके अंदर आप मल्टीपल कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। स्ट्रीम नहीं रही है कि आप BA करोगे या BSc करोगे, वो चीज़ भी हटा दी गई है। और एक ये भी होता था कि 2 साल के आपने 2 साल लगाए BA के अंदर या जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री होती थी उसके अंदर 2 साल लगाए तो वो आपके ख़राब हो जाते थे अगर आप आगे पढ़ाई छोड़ देते थे। परंतु अब क्या होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, स्ट्रीम नहीं रहेगी कि BSc आप करोगे, आप ग्रेजुएशन के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट, आप अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 1 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको एज ए सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 साल करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, उसको आप डिप्लोमा की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन में 3 साल लगा देते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 4 साल लगाते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाती है। अब उसके बाद अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले 2 साल की थी और जो ग्रेजुएशन 3 साल की थी, तो टोटल पहले वाली 5 साल की थी और सेम यही है। इसके अंदर आप 4 साल अगर लगाते हो, रिसर्च वाली डिग्री ले लेते हो, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको 1 साल की ही करनी पड़ेगी, यानी टोटल अगर साल की बात करें तो 5 साल ही रहेंगे। और अगर आपने डिग्री की हुई है 3 साल की और फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 2 साल लगाने पड़ेंगे, तो वो साल तो 5 ही रहे हैं पहले की तरह ही, परंतु इसमें आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल गए हैं। जो कोई स्ट्रीम नहीं रही, मल्टी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और उसके अलावा जितना चाहें उतने साल पढ़कर बीच में अगर छोड़ना भी पड़ जाए उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी ज़्यादा एग्जिट और ज़्यादा एंट्री होगी है इसके अंदर। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों MPhil की, पहले की जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर MPhil की जो स्टडी थी उसको इस शिक्षा नीति में हटा दिया गया है। और उसके अलावा
जो PhD की जो 4 साल की डिग्री थी उसको एज इट इज ही अभी रखा है, उसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं दिया गया है। अब अगर बात करें इस नीति के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, सबसे पहले देखें तो जो वोकेशनल स्टडी की और टेक्निकल स्टडी की जहाँ बात की गई थी, जो 6th क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उसमें पहला तो ये है कि विजुअलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो फोटो को ज़्यादा देखकर फोटो और वीडियो को ज़्यादा कैच करता है। जो बुक्स में पढ़ाई करवाई जाती है वो कम समझ में आती है बच्चों को। वीडियोज़ और फोटोज़ को हमारा जो माइंड है वो जल्दी कैच कर पाता है, इसलिए जो सीखने में आसानी रहती है स्टूडेंट्स को। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। और इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की सारी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जैसे कोई अगर बच्चा लाइट का काम सीखना चाहता है, कोई पेंटर का काम सीखना चाहता है, कोई बढ़ई का काम सीखना चाहता है, कोई माली का काम सीखना चाहता है, तो वो चीज़ें उसको 6th क्लास से स्टार्ट करा दी जाएगी। और उसमें भी उसको रिजल्ट के अंदर उसको मार्क्स दिए जाएंगे उस चीज़ के, वो आगे उसमें अपना कैरियर डेवलप कर सकता है। और दूसरा, इसकी जो स्कोरिंग की बात है, जो रिजल्ट की बात है, तो वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो एग्ज़ाम के मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे, उसके अंदर उसका सेल्फ का असेसमेंट भी रहेगा। सेल्फ का असेसमेंट से मतलब हो गया कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें बढ़ोतरी होगी, और उसके अलावा उसको जो एग्ज़ाम के मार्क्स है वो भी उसमें काउंट होंगे। उसके अलावा जो टीचर्स है वो भी बच्चे को उसकी बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको उसकी स्टडी के अंदर जो लगन है उसके बेस पर भी टीचर्स उसको स्कोर करेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि आजकल आप देखते होंगे स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह करते हैं, तो उन चीज़ों में कमी लाने के लिए जो फ्रेंड्स है वो भी एक दूसरे को स्कोरिंग करेंगे। फ्रेंड्स है उनके साथ अच्छा रिलेशन रखेगा क्लास में, ये जो लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं ये कम हो जाएगी, और बच्चे का पढ़ाई में और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में ज़्यादा अच्छे रहेंगे बच्चे। उसके बाद अगर बात करें बजट की, तो बजट पहले की शिक्षा नीति थी उसके अंदर जो टोटल GDP का 3% हिस्सा शिक्षा बजट में काम में लिया जाता था, जिसको बढ़ाकर अब 6% किया गया इसमें। तो ये भी काफ़ी अच्छा कदम है, क्योंकि जब शिक्षा का बजट भी डबल हो जाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति तो होगी। उसके बाद दूसरा जो है स्कूल फीस का, जो प्राइवेट स्कूलों में जो फीस कोई उसका हिसाब किताब ही नहीं है, कोई लाखों रुपए फीस ले रहा है, कोई हज़ारों में ले रहा है, एक हर चीज़ का MRP होता है। तो इसका भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा कि आप इससे ऊपर फीस नहीं ले सकते। तो ये भी काफ़ी अच्छा कदम है। और उसके बाद में अगर बात करें कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनको भी अलाउ किया गया है, यानी कि ये जो पीछे की सरकार थी उसके द्वारा भी इस नीति को एक बार लाया गया था, परंतु उनका एक ये पॉलिसी थी कि आप अगर इंडिया के अंदर किसी यूनिवर्सिटी को आना है तो 50 करोड़ रुपए पहले एज ए सिक्योरिटी देने पड़ेंगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी भाग जाती है या कोई बड़ा इश्यू हो जाता है तो गवर्नमेंट के पास अगर फीस हो तो उस चीज़ को हैंडल करने में दिक्कत ना हो, मैनेज करने में दिक्कत ना हो। ये भी कदम सही था, परंतु इस शिक्षा नीति के अंदर उस चीज़ को बिना किसी सिक्योरिटी मनी के और उनको अलाउ किया गया है। इसके अंदर वर्ल्ड की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है उन्हीं को चांस दिया जाएगा। ऐसे देश जो पाकिस्तान हो गए, ऐसे देशों की जिनकी खुद की पढ़ाई अच्छी नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। जो वर्ल्ड की टॉप 50 जो यूनिवर्सिटी है उनको चांस दिया जाएगा। तो हमारी यूनिवर्सिटियाँ इनके अगर कंपटीटर अच्छे होंगे तो ये भी अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छे रिजल्ट लेंगे, ताकि ये उनके कंपटीशन को तोड़ पाए। अब अगर बात करें टीचर ट्रेनिंग की, तो इस शिक्षा नीति के अंदर 4 साल की एक सेंट्रल लेवल की कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर कंपलसरी है कि उस टीचर को ये ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है, जिससे टीचर अपडेटेड रहेंगे और अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। जितने भी विपक्षी सरकारें हैं, संगठन है, उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इंग्लिश को बिल्कुल मान्यता नहीं दी गई, नीति सही नहीं है, इंग्लिश को लेकर ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो क्या इंग्लिश लगा रखा है बे? वैसे देखें तो अगर इंग्लिश का महत्व यही है कि अगर दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने हैं, कोई व्यापार करना है, ट्रेड करना है, उनको समझना है, तो उसके लिए तो हमें बोलना आना चाहिए या नॉर्मल बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अब जैसे चाइना के अंदर जो इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, तो उसका ये है कि वो बाहर के देशों से अगर उनको बात करनी पड़ती है तो बहुत बड़े लेवल के अधिकारी या अच्छे जो वेल एजुकेटेड बंदे हैं वही बाहर की भाषा को या इंग्लिश भाषा को समझ पाते हैं। आम आदमी इंग्लिश में कुछ नहीं जानता है, जो चाइना का जो नागरिक है। तो
उतना भी नहीं होना चाहिए। इसमें हालांकि दिया गया है जो सेकेंडरी स्टेज है, जो 9th 10th 11th और 12th के अंदर जो फॉरेन लैंग्वेज दी गई है उसमें अच्छे से कवर कर पाएगा बच्चा। और सबसे जहाँ तक मेरा मानना है तो स्पोकन इंग्लिश उसको सिखाई जाए, वो सीख पाए, बेसिक इंग्लिश उसको आनी चाहिए ताकि वो बाहर की भाषा समझ पाए। जो अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं जहाँ इंग्लिश चलती है वहाँ की के लोगों से बात कर पाए, इतना ही काफ़ी है। उसको ज़्यादा डेप्थ से पढ़ाने से बच्चा डिप्रेशन ज़्यादा मनाता है। मैथ और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे बच्चे घबराते रहते हैं। तो ये सही है कि सेकेंडरी जो स्टेज है उसके अंदर इस इंग्लिश सब्जेक्ट को लाया गया। उससे पहले मदर टंग और इंडियन लैंग्वेज के अंदर सिखाया जा रहा है। तो जहाँ तक देखें ये सही निर्णय है। दूसरा, अगर बात करें यूनिफॉर्म की, तो बच्चों की यूनिफॉर्म तो है, स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिफॉर्म तो भारत की पहले वाली शिक्षा नीति के अंदर भी है। परंतु कहीं ना कहीं ये आपने देखा होगा कि जो टीचर्स हैं वो कुछ कोई अलग ड्रेसेस पहन के आ रहे हैं। फीमेल टीचर्स हैं वो कभी कुछ पहन के आ रहे हैं, कभी कुछ। तो एक स्कूली शिक्षा का माहौल उससे थोड़ा सा ख़राब होता है। तो ये भी कंपलसरी होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनके लिए तो यूनिफॉर्म है ही, अगर टीचर्स के लिए भी यूनिफॉर्म को अगर कंपलसरी किया जाए तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरी बात करते हैं टीचर एटीट्यूड की। टीचर्स हैं, कई ऐसे लोग टीचर्स भी हैं जो स्कूल के अंदर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई बीड़ी भी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई जर्दा खा रहा है। तो उनके जो ऐसे बिहेवियर है उनको अगर बच्चा देख रहा है, अगर वो उनकी स्कोरिंग कर पाए या ऐसी कोई बुक के पेज पे ऐसा कोई टेस्ट बनाया जाए जिससे बच्चा उसका असेसमेंट कर पाए, कि कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाए कि अगर ये है तो इस टीचर की ये ग्रेड है, उसकी अगर ग्रेडिंग कर दी जाए कि ये इस ग्रेड का है, ये इस ग्रेड का अध्यापक है, तो वो अध्यापक भी उस चीज़ में अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे और स्कूल में एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा। चौथा, अगर बात करें गवर्नमेंटाइजेशन की, तो जितने भी सरकारी स्कूलों में टीचर्स हैं उनके लगभग 97 टीचर्स के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। तो क्या कारण है, उनकी हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेके, जब वो सरकारी स्कूलों से अपनी सैलरी उठा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। वो खुद ये मानते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो खुद मानते हैं कि सरकारी स्कूलों का लेवल अच्छा नहीं है, उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में कंपलसरी करना चाहिए सरकार को। इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में ही कंपलसरी पढ़ाई करवाया जाना चाहिए ताकि वो लोग अपने कार्य को अच्छे से निर्वहन करें। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये बहुत ही ज़रूरी कदम है जो सरकार को इस शिक्षा नीति के अंदर लाना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।